दोस्तों आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। Why men should have all the fun। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बात कर रहा हूँ उस डिबेट की जिसपे हमेशा से चर्चा होती रही है कि राजाओं और इवन गॉड्स की मल्टीपल वाइफ्स क्यों होती थी, और इवन आज भी कुछ रिलीजन में ये बहुत ही कॉमन है। और वुमेन्स को ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, यानी वुमेन्स मल्टीपल हस्बैंड नहीं रख सकती थी। पर क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक रिचुअल्स वुमेन्स कैन हैव 4 हस्बैंड्स। क्या बात है सर, क्या बात है। यानी कि वुमेन्स भी 4 हस्बैंड तक रख सकती हैं। और इवन आज भी जब हिंदू रिचुअल के अकॉर्डिंग शादी करवाई जा रही होती है तो पंडित लोग 4 लोगों से शादी करवाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र वुमेन्स को कितने मेन से शादी करना अलाउड है या फिर था, और राजाओं की कई सारी वाइफ क्यों हुआ करती थी, और इन सब के पीछे कौन से सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। एंशिएंट टाइम में इफ अ मैन इज अनेबल टू गिव अ चाइल्ड टू अ वुमन, तो वुमेन्स को 3 पुरुषों के पास जाने की परमिशन होती थी। तो इस तरह पति को इंक्लूड करके एक वुमेन को 4 मेंस के साथ संबंध रखने का परमिशन होता था। अगर वो इससे ज्यादा संबंध रखती हैं तो उसे व्यभिचारिणी माना जाता था। इस नियम का महत्व बाद में महाभारत के महाकाव्य में और ज्यादा स्पष्ट होता है, जब कुंती ने द्रौपदी को पांडवों यानी 5 पुत्रों से विवाह करने की अनुमति दी थी। पर हमेशा सोसाइटी में चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे वैदिक रूल्स में भी बदलाव आते हैं। तो वैदिक विवाह संस्कारों के अनुसार अब भी जब पंडित जब भी विवाह करवाते हैं तो सबसे पहले वो स्त्री का विवाह रोमांटिक गॉड चंद्रदेव से करवाते हैं, फिर हाईली सेंसुअल गंधर्व विश्वासु, और आखिरी में अग्निदेव से करवाते हैं, जो कि सभी चीजों को शुद्ध एवं पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह बड़ी ही चालाकी से स्त्री का 4 पुरुषों का कोटा पूरा कर दिया जाता है, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि ये व्यवस्था सोसाइटी में हिंदू वुमेन के रीमैरिज को रोकने के लिए बनाया गया था। पर क्लियरली ये प्रैक्टिसेस और रूल्स उस टाइम की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। जैसे कि राजाओं की बात करें तो उनका मल्टीपल मैरिज का सबसे बड़ा रीजन होता था प्रिजर्वेशन ऑफ लीनियज, मतलब कुल को आगे बढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार पुत्र का लीनियज को आगे कंटिन्यू करना और लास्ट राइट को परफॉर्म करने पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। मतलब पुत्र ही अपने लीनियज को आगे बढ़ा सकता है और वो ही अंतिम संस्कार करेगा, जो कि आज भी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। तो अगर एक किंग ही इंपॉर्टेंट होता तो ऑब्वियसली उसे पुत्र वाइफ से ही मिलता। इस केस में वाइफ का दूसरे मैन के पास जाना ही एकमात्र रास्ता था टू गिव हिम अ सन। अब काफी लोग यहाँ पे ये डिबेट करेंगे कि किसी और का चाइल्ड लीनियज कैसे आगे बढ़ाएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू धर्म लास्ट राइट कैसे परफॉर्म करेगा। अब अडल्ट्री यानी दूसरे पुरुष अदर देन हस्बैंड से जन्मा सन लीगली किसका होगा, इस पे भी हमारे शास्त्रों में आंसर अवेलेबल है। जब तारा, जो कि बृहस्पति की वाइफ थी, उन्हें चंद्रदेव से प्रेम हो जाता है और उन दोनों से एक पुत्र जन्म लेता है जिन्हें आज हम बुद्ध के नाम से जाते हैं, तो देवताओं के बीच में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जन्म लिया हुआ पुत्र किसका होगा, क्योंकि बृहस्पति उन्हें एक्सेप्ट करने से क्लियरली मना कर देते हैं। फिर देवताओं में डिस्कशन होता है और इंद्रदेव ये फैसला सुनाते हैं चाइल्ड किसी का भी हो, पर स्त्री का जो पति है वही लॉफुली उसका फादर होगा, चाहे वो चाइल्ड किसी का भी हो। इसीलिए अर्जुन को भी पांडु पुत्र कहा गया, जबकि वे इंद्र के पुत्र थे। अगर आप तारा और चंद्रदेव की ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक को मैंने एक और वीडियो में कवर किया है। यू कैन वॉच द फुल वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो यही लीगल प्रैक्टिस देखने को मिलती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई ऐसे केसेस में इसी तरह के जजमेंट दिए हैं। जनवरी 2025 के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट यानी दोबारा कंफर्म करते हुए कहा था कि अगर बच्चा वैलिड मैरिज के दौरान पैदा होता है तो कानूनी तौर पर उसे हस्बैंड का ही बच्चा माना जाएगा, चाहे एडल्ट्री का एलिगेशन क्यों ना हो। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के तहत कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है डीएनए टेस्ट को कैजुअली या रूटीनली ऑर्डर नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करें कि किंग्स क्यों मल्टीपल वाइफ्स रखते थे, तो एक सबसे बड़ा रीजन सक्सेशन इंश्योरेंस का था। ज्यादा पत्नियों का मतलब था ज्यादा सन का जन्म।
जिससे वंश के खत्म होने का रिस्क बहुत कम हो जाता था। और इससे यह भी इंश्योर होता था कि राज्य, सेना या धार्मिक संस्थानों को चलाने के लिए कई कैपेबल उत्तराधिकारी अवेलेबल होते थे। और एंशिएंट इंडिया में शादी सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं होती थी, बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल थी। राजा लोग अलग अलग राज्यों के राजकुमारियों से विवाह करके डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते थे। इसका अल्टीमेट गोल होता था चक्रवर्ती बनना, यानी एक ऐसा शासक जो बिना युद्ध के शांति के साथ यूनिफाइड एम्पायर चला सके। सिंपल लॉजिक था, अगर एक राजा 5 अलग राज्यों का दामाद हो तो वो 5 राज्य न सिर्फ उस पर अटैक करने से पहले सोचेंगे, बल्कि आपस में भी लड़ने से बचेंगे। इससे लोक संग्रह होता था, यानी कॉमन लोगों के लिए स्टेबिलिटी, पीस और सेफ्टी इंश्योर होती थी। डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी से जुड़े रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट थे। हाई मोर्टेलिटी रेट एंशिएंट टाइम में बीमारियों और लगातार युद्धों के कारण मौत की दर बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए मल्टीपल मैरिजेस एक प्रैक्टिकल तरीका था हेयर्स को सिक्योर करने और पॉलिटिकल अलायंस बनाए रखने का। वॉरियर रिस्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। जब वॉर में राजा और योद्धा युद्ध में मारे जाते थे तो हारे हुए शासकों की बेटियों या विधवाओं से शादी करके बचे हुए लोगों को राज्य में इंटीग्रेट किया जाता था और पॉलिटिकल ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया जाता था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉर्ड कृष्णा के 16,000 रानियों से शादी करना। क्योंकि जब लॉर्ड कृष्णा ने नरकासुर को मार के इन प्रिंसेस को फ्री किया तो प्रिजनर्स का कहना था उन्हें समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन सब से शादी कर लिया था ताकि उन्हें एक सोशल स्टेटस मिल सके। और ऐसे ही कई सारे और रीजंस थे जो किंग्स को मल्टीपल वाइफ्स रखने को जरूरी बनाते थे। पर ये सारे प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं सोसाइटी के डिमांड के बेसिस पे ही थे और उनके साथ ही खत्म हो गए। और मुझे नहीं लगता कि आज किसी को मल्टीपल वाइफ या हस्बैंड की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and comment your thoughts below. Thank you.